हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवीज ट्यूटोरियल पर। तो आज के इस वीडियो ये जो वीडियो है हमारा आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये हमारा प्राचीन भारत का इतिहास उसका सेकेंड पार्ट होने वाला है। इसका जो पहला पार्ट है वो हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें। और उस वीडियो में हम लोगों ने बिंदुसार जो गद्दी पर बैठते हैं मगध के, वहाँ तक का हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देख के फिर इस वीडियो पे आइएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे से शुरू करते हैं। यहाँ पर थे हम लोग, यहाँ चलिए यहाँ से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1, यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की कौन सी उपाधि थी? यूनानी ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार की जो थी अमित्र चेटस की उपाधि थी। संस्कृत में इसका अर्थ होता है अमित्रघात। अमित्रघात शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अमित्रघात शब्द का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। चलिए, जैन ग्रंथ बिंदुसार के क्या कहते थे? जैन ग्रंथ जो थे बिंदुसार को सिंहसेन कहते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिंदुसार के राज दरबार में आने वाला मिस्र के सम्राट टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? तो ये हो जाएंगे डायोनियस थे। बिंदुसार के राज दरबार में आने वाले सीरियाई के सम्राट एटियोकस प्रथम के राजदूत कौन थे? तो ये हो जाएगा डायमेकस हो जाएंगे। आप कंफ्यूज मत होइएगा। मिस्र के जो राजदूत थे वो डायोनियस से थे और सीरियाई के जो राजदूत थे वो डायमेकस थे। चलिए आगे का देखते हैं। बिंदुसार के सीरियाई सम्राट के जो राजदूत थे उनके माध्यम से तीन चीज़ों की मांग की थी? तो ये हो जाएगा मीठा मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की जो मांग की थी। बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला देखते हैं। आजीवक संप्रदाय का वह एक भविष्यवक्ता जो बिंदुसार के दरबार में रहता था वो हो जाएगा पिंगलवत्स। पिंगलवत्स जो थे वो आजीवक संप्रदाय के एक ऐसे भविष्यवक्ता थे जो बिंदुसार के दरबार में रहते थे। बिंदुसार का अधिक उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार का जो थे उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो अशोक हो जाते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ के उपराजा थे? तो बिंदुसार के जो मृत्यु का टाइम था उस टाइम अशोक अवंती और अभी के जो उज्जैन में राजा थे, उपराजा थे सॉरी। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? तो अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठे थे। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो अशोक ने देव नाम प्रिय नाम की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? पुराणों में जो अशोक को कहा जाता है अशोकावर्धन। सिंहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? तो इस अशोक को जो है प्रियदर्शी बोला गया है। अशोक के किन शिलालेखों में उनका नाम जो स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? अशोक के जो है मास्की और गुर्जरा शिलालेख में उनका नाम स्पष्ट रूप से मिलता है। चलिए, अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम मिलता है? मतलब गैर मौर्यकालीन अभिलेख का मतलब है जो मौर्य काल में न बना हो, कोई दूसरा राजा ने बनाया हो। तो रुद्रदामन प्रथम जी का जो जूनागढ़ अभिलेख में है उसमें अशोक जी के नाम का विवरण मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो अशोक के समय जनसाधारण की भाषा पाली थी। अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया था? तो वो ब्राह्मणी हो जाएगा। भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ था? और वह यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष में हुआ था? मतलब कितने वर्ष में हुआ था? तो ये 261 ईसा पूर्व में हो जाएगा। और अशोक जो है 268 में गद्दी पर बैठे थे तो ये 8वें वर्ष में हो जाएगा। नहीं, 269 में गद्दी पर बैठे थे तो ये 8वें वर्ष में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर कौन सा धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो हो जाएगा बौद्ध धर्म अपनाया था। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो हो जाएंगे उपगुप्त जी ने दी थी और वो मथुरा के निवासी थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? बौद्ध धर्म ग्रहण के बाद उन्होंने सबसे पहले बोध गया की यात्रा की। अशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और कहाँ? अशोक के शासन काल में जो है तीसरी बौद्ध संगति का संगठन किया गया और वह पाटलिपुत्र में किया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो अपने पुत्र और पुत्रियों को जो है श्रीलंका में भेज दिया था। चलो, अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या बना? तो बौद्ध धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण से वो पतन हो गए, वो भिक्षुओं का अनैतिक आचरण था। अशोक का मृत्यु कब हुआ? 232 ईसा पूर्व में हुआ। अंतिम मौर्य शासक कौन बना? तो वृद्धर्थ जी बने थे। और नेक्स्ट देखते हैं आगे का। अशोक के शिलालेखों को क्या कहा जाता है? तो अशोक के शिलालेखों को राज्यादेश शासनादेश कहा जाता है। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो और कौन कौन? तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। चलिए आगे का देखते हैं। हाँ आ गया, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये जो हम आपको बता रहे हैं मौर्यकालीन, ये लोग आप भी जानते होंगे कि कितने एग्जाम, जैसे हो गया रेलवे का हो गया,
ये सारे में एसएससी हो गया, इस सब में ये जो प्राचीन इतिहास मतलब ये पूरा रैपिड रिवीजन है एक टाइप का। तो अगर आप लोग यहाँ तक देखें तो अभी बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है और कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है और 8 अलग अलग स्थानों से वह प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख व स्तंभ लेखों की भाषा व लिपि क्या है? अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है उनकी जो भाषा है वो प्राकृतिक है और लिपि जो है वो ब्राह्मणी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? तो ये 8वां जो शिलालेख है अशोक का, उससे पता चलता है कि मतलब अशोक जो है वो अपने 10वें वर्ष में मतलब राज्य अभिषेक के बाद 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है और उससे उसे कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया तथा इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख, मतलब एक ऐसा शिलालेख है अशोक का जिसमें कलिंग युद्ध का पूरा विवरण दिया हुआ है और वो एकमात्र ही ऐसा है जिस पर कलिंग युद्ध के बारे में लिखा गया है। तो वो 13वां शिलालेख हो जाएगा अशोक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी? तो और कब तथा किनके द्वारा हुई थी? तो इनमें सबसे पहले जो गिरनार पर्वत मतलब गिरनार शिलालेख की खोज हुई थी और 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा हुई की गई थी। ठीक है, किनके द्वारा? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा और 1822 ईस्वी में। ये बहुत वीवीआई हो जाएगा क्वेश्चन, समझे, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा बताया है? तो किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है? तो ये हो जाएगा भ्रभु शिलालेख। भ्रभु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के गुफा लेखों की कुल संख्या कितनी है? गुफा लेख में 3, कुल संख्या उनकी 3 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के गुहा लेख या गुफा लेख कहाँ मतलब कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? ये बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो गया बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार के गए जिले में बराबर की पहाड़ियाँ में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चोपड़ा। ये 3 ऐसी गुफाएं हैं जो अशोक के गुहा लेख हैं, समझे, अशोक द्वारा निर्मित है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र था वो तक्षशिला था। चलिए, किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो वही है जो सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किए थे। चलिए आगे का देखते हैं। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मौर्य शासक जो राजधानी बनाया था, मतलब ऐसा मौर्य शासक जो पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपना राजधानी बनाया था, तो हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के मतलब मौर्य साम्राज्य के जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मतलब एक मुद्रा राक्षस राक्षस करके जो एक नाटक ग्रंथ है उन वो विशाखादत्त जो जी है उनके पुस्तक है। ठीक है, उसमें जो है नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है? तो ये हो जाएगा इंडिका। इंडिका का कौन लिखा था? तो ये मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे उन्होंने इंडिका को लिखा था। मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में लगाए गए मतलब राज दरबार में भेजे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है? तो यह मेगास्थनीज का कथन है। भारत का मेकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मेकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चलिए, उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही है? उज्जैन जो है अशोक की राजधानी रही है। अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? अशोक ने अपने काल में कुणाल जी को भेजा था तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अशोक एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मणी व खटोष्ठी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है, अर्थात जो जो दुतरफा शैली में लिखा गया है। तो ये हो जाएगा येरागुडी लघु शिलालेख, जिसको दोनों शैली में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम जो था वो सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी था। किसने भारतीय साम्राज्य में मतलब किसने भारतीय साम्राज्य को 7 वर्गों में बांटा था? वो वर्ग थे दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद में विभाजित किया था। तो ये मेगास्थनीज जो थे वो अपनी किताब में विभाजित किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर किसने
करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। मतलब मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बृहदर्थ, उनकी जो हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो 1885 ईसा पूर्व में उनकी हत्या कर दी गई थी और पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने अपनी शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुंगों की पहली राजधानी कहाँ बनी? तब शुंगों की जो पहली राजधानी जो है पाटलिपुत्र में बनी। और शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो उन्होंने विदिशा, ये मध्य प्रदेश में है, विदिशा में स्थापित की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे का हम लोग। चलिए आगे। पुष्यमित्र के शासन काल में पहली बार किसके नेतृत्व में बैक्टीरियाई यूनानियों ने आक्रमण किया था? एक मिनट, ये क्वेश्चन, पुष्यमित्र के शासन काल में पहली बार किसके नेतृत्व में बैक्टीरियाई यूनानी ने आक्रमण किया था? मतलब किसके नेतृत्व में? तो उनका जो बैक्टीरिया यूनानी का सेनापति था वो था डेमेट्रियस के नेतृत्व में पुष्यमित्र पर आक्रमण किया था। चलिए, पुष्यमित्र शून्य के शासनकाल में अंतिम वर्षों में किसके नेतृत्व में यूनानियों ने दूसरी बार हमला किया था? और दूसरी बार जो हमला किया था वो किसके नेतृत्व में किया था? ये हो जाएगा मिनांडर उर्फ मिलिंद जो थे उसके कैप्टन थे। मतलब कैप्टन बोले तो सेनापति बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पुष्यमित्र द्वारा कराए गए यज्ञ में उसके पुरोहित कौन थे? तो पुष्यमित्र द्वारा कराए गए यज्ञ में उनके जो पुरोहित थे वो पतंजलि जी हो जाएंगे, पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई थी? तो 148 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन बना था? समझे? तो अग्निमित्र जो थे उनके उत्तराधिकारी बने थे। शुंग वंश का 10वां एवं अंतिम राजा कौन था जिसे उसका अमात्य वासुदेव ने मार डाला? ओह हाँ, मतलब शुंग वंश का 10वां एवं अंतिम राजा कौन था जिसे उसके अमात्य वासुदेव ने ही मार डाला था? अमात्य जो होता है ये कोई रिलेशन हो जाता है, अमात्य, उन्हीं वासुदेव ने मार डाला था। तो ये हो जाएगा देवभूति। चलिए आगे का हम लोग देखते हैं। हाँ, किसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी? तो सिमुक जो था, सिमुक ने शासक सुशर्मा मतलब सुशर्मा जी को मारकर अपना सातवाहन वंश की स्थापना की थी। चलिए, पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया था? तो वैदिक धर्म को उन्होंने राजधर्म घोषित किया था। मगध के प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब मगध में सबसे प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार का श्रेय किसे जाता है? तो यह हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग जी को जाता है। शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसे पाली के स्थान पर राजभाषा घोषित किया? तो संस्कृत को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया। चलिए, शुंग वर्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर बना था? तो ये हो जाएगा विदिशा बना था। विदिशा जो है पुष्यमित्र शुंग ने अपना दूसरा राजधानी विदिशा को ही बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की, तो वो हो जाएंगे राजा मनु जी थे, मनु। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने महाभाष्य नाम की पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर भाष्य का टीका लिखा, तो ये हो जाएंगे पतंजलि जी थी। पतंजलि महाभाष्य का पाणिनि की प्रसिद्ध रचना पर अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा था, तो ये हो जाएंगे पतंजलि जी जो थे उन्होंने। किस ग्रंथ से शुंग काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये मनुस्मृति से हो जाएगा। आप लोग वीडियो आधे में छोड़ के मत जाइएगा, अभी इसको पूरा वीडियो करेंगे। मतलब अगर आप लोग आ गए हैं तो आप लोग कम से कम 1 घंटा रुक जाइए। हम पूरा का पूरा मतलब आपका जो पूरा प्राचीन भारत का इतिहास है हम पूरा का पूरा आपको याद न करवा दिए तो बताइएगा। बस ये क्विक रिवीजन हो जाएगा इससे, और इससे जो बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो बने रहिए थोड़ा देर, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कण्व वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो हर्षचरित जो है वो है। सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन शासकों की जो राजधानी थी वो हो जाएगा प्रतिष्ठान। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो उनका हो जाएगा राजकीय भाषा प्राकृत। सातवाहनों की लिपि क्या थी? तो वो हो जाएगा ब्राह्मणी। सातवाहनों की जो लिपि थी वो ब्राह्मणी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे वो सातवाहनों वंश का सबसे बड़ा और पराक्रमी शासक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधुक व सिप्टक नाम से किस सातवाहन शासक को जाना जाता था? तो सिमुक को जो है सिंधु एवं सिप्टक के नाम से जाना जाता था। सातवाहन वंश का पहला शासक जिसे सातकर्णी का उपाधि धारण की थी, तो ये हो जाएगा सातकर्णी प्रथम ने। किस ग्रंथ में सातवाहनों को मल्लेच्छ कहा गया है? तो ये हो जाएगा महाभारत में सातवाहनों को मल्लेच्छ कहा गया है।
किस स्तूप के द्वार पर सातकर्णी प्रथम का नाम उल्लिखित है? किस स्तूप के द्वार पर सातकर्णी प्रथम का नाम उल्लिखित है? ये हो जाएगा सांची स्तूप के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बैक्टीरियाई व पार्थिया किसका आधिपत्य रहा? सेलुकस निकेटर। मतलब जो देखिए सिकंदर के जो अधिसेनापति थे वो कौन थे? सेलुकस निकेटर थे। तो यहाँ भारत से जो लौट के गए थे चंद्रगुप्त मौर्य से हारने के बाद सिकंदर, तो उन्होंने अपनी जितनी जीती हुई राजधानी थी, मतलब जीते हुए राज्य साम्राज्य थे, वो सब सेलुकस निकेटर को सौंप दिया था। तो उनके पश्चात बैक्टीरियाई और पार्थिया का जो आधिपत्य मिला वो सेलुकस निकेटर को ही मिला। किस यवन शासक ने अजय की उपाधि धारण की थी? तो यवन शासक में हो जाएगा डेमेट्रियस ने अजय की उपाधि धारण की थी। यूनानी प्रभाव से भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में किन नवीन शैलियों का जन्म हुआ? तो ये हो जाएगा गांधार शैली का जन्म हुआ था। सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है? इसके पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे? सबसे पहले जो विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है वो हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, और इससे पहले जो थे वो सारे अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। चलिए आगे का देख लेते हैं। भारत के कव्य रूप में लिखा गया प्रथम अभिलेख। भारत में कव्य मतलब कविता के रूप में लिखा गया प्रथम अभिलेख, तो ये रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा यही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस शासक श्रप ने वो किसकी देख रेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की, मतलब काठियावाड़ गुजरात, सुदर्शन झील कहाँ था? काठियावाड़ गुजरात में का पुनर्निर्माण करवाया था? किस शासक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और किसके द्वारा निर्माण किया? किसके देख रेख में था? किसके? सुविशाख के देख रेख में। और किन्होंने? तो रुद्रदामन प्रथम जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था सुविशाख के देख रेख में। शकों के बाद भारत आने वाली पहली जाति थी, तो शकों के बाद भारत आने वाली जो सबसे पहली जाति थी वो पल्लव थी, जिनको हम पार्थियाई भी बोलते हैं। चलिए पल्लवों के अन्न किस नाम से जाना जाता था? पल्लवों का अन्न किस नाम था? तो पार्थियाई या फिर पार्थियन था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पल्लवों का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत है। पल्लवों के इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सिक्के और शिलालेख, यही दोनों से पल्लवों के इतिहास जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ नेक्स्ट हमारा यहाँ से है। पल्लव कहाँ के मूल निवासी थे? तो पल्लव जो थे वो ईरान के मूल निवासी थे। भारत में पार्थियन साम्राज्य का अंत किस विदेशी जाति के आक्रमण से हुआ? तो कुषाण का आक्रमण जब हुआ था तब पार्थियन साम्राज्य का अंत हो गया था। कुषाण के पहले राजवंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण के जो सबसे पहले राजवंश के, मतलब सबसे पहले जो उसके संस्थापक थे वो थे कुजुल कैडफेसिस जो थे वो थे। कुजुल कैडफेसिस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजयी थी अफगानिस्तान। कुजुल कैडफेसिस की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजयी थी वो थी अफगानिस्तान। चलिए सिक्कों के आधार पर कुजुल को किस धर्म का अनुयायी माना गया है? तो सिक्कों के आधार पर कुजुल कैडफेसिस को जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी माना गया है। चलिए कुजुल कैडफेसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुजुल कैडफेसिस का जो उत्तराधिकारी बना वो हो जाएगा भीम कैडफेसिस बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भीम कैडफेसिस का जो उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये कनिष्क प्रथम हो जाएगा, ये कनिष्क प्रथम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कनिष्क प्रथम ने कब तथा किस नाम का एक नया संवत का प्रचलन किया? कनिष्क प्रथम जो है 78वीं ईस्वी में शक संवत नाम का प्रचलन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी जो है पुरुषपुर में बनाई थी। पुरुषपुर पेशावर को कहते हैं, अभी के जो पेशावर है पाकिस्तान में पड़ता है अभी वही के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रथम विजय थी कश्मीर। सबसे पहली जो विजय थी सम्राट कनिष्क प्रथम की वो थी कश्मीर। सिक्कों या मुद्राओं के अनुसार कनिष्क प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। कनिष्क प्रथम के बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दिया था? तो अश्वघोष जी ने कनिष्क प्रथम को दीक्षा दिया था। चलिए कनिष्क प्रथम का राजकवि कौन था? कनिष्क प्रथम का जो राजकवि था वो अश्वघोष जी ही थे। कनिष्क प्रथम के राज दरबार में रहने वाले महान विद्वान जिससे अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो कौन थे? तो नागार्जुन जो थे वो उन्होंने अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया है, वो कनिष्क प्रथम के राजदरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागार्जुन ने अपने किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो इस ये हो जाएगा माध्यमिक सूत्र में जो है उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है।
कनिष्क प्रथम ने के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? कनिष्क प्रथम के जो शासनकाल है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति, तीसरा बौद्ध संगति अशोक के काल में, चौथा बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क प्रथम के काल में हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में संस्कृत के दो महान केंद्र थे, संस्कृति के दो महान केंद्र थे। वो एक थे तक्षशिला और दूसरा थे मथुरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला के क्षेत्र में किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था? तो गांधार से कला का तथा मथुरा कला का जो है वो विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधार कला का मुख्य केंद्र कहाँ था? गांधार कला का जो मुख्य केंद्र पेशावर था। गांधार कला शैली का प्रधान विषय क्या था, क्या है? तो वो जगह बुद्ध का जीवन चरित्र। गांधार कला का जो है प्रधान विषय था तो बुद्ध का जीवन चरित्र था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क चैत्य कहाँ स्थित है? कनिष्क चैत्य जो है पेशावर में स्थित है। बौद्ध का महाकाव्य किस ग्रंथ को कहा गया है? तो बौद्ध चरित्र को कहा गया है। बौद्ध चरित्र की रचना कौन है, रचनाकार कौन है? तो बौद्ध चरित्र के जो रचनाकार है वो अश्वघोष जी है। चलिए अश्वघोष के गुरु कौन थे? तो वो वसुमित्र थे। अश्वघोष के जो गुरु थे वो कौन थे? वसुमित्र थे। बौद्ध धर्म का विश्व कोश किस ग्रंथ को कहा गया है? तो महाविभाषु सूत्र को, महाविभाषा सूत्र को कहा गया है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाषा सूत्र को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह किस विद्वान को कहा जाता है? तो ये चरक को। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह किस विद्वान को कहा जाता है? तो चरक जी को कहा जाता है, चरक को, चरक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे यहाँ पे चलिए। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में जो है सबसे अधिक विकास जो है वास्तुकला में हुआ था। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो भीमकेट फैसिस ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। चलिए गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त जी थे। श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जो श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। कहते घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना था? घटोत्कच जो उत्तराधिकारी बना था चंद्रगुप्त प्रथम जी बना था। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह की थी? तो कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम जी जो थे वो किस लिच्छवी राजकुमारी से बात की, मतलब विवाह किए थे? तो कुमार देवी जी से विवाह किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, हाँ नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की है? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो उन्होंने महाराजा धीराज का उपाधि जो है वो धारण किया, महाराजा धीराज का। चंद्रगुप्त प्रथम ने कब गुप्त संवत चलाया था, किस उपलक्ष्य में? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो थे 319 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी में अपना गुप्त संवत चलाया था अपने राज्यरोहण के स्मृति में, अपने राज्यरोहण के स्मृति में चलाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी जो बना था वो थे समुद्रगुप्त जी। ठीक है, समुद्रगुप्त बने थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो उनका हो जाएगा कुमार देवी। ये वही लिच्छवी कुमारी है जिससे इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जी की हाँ, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा दत्ता देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? तो दत्ता देवी। किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन व व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण मिलता है? तो ये हो जाएगा प्रयाग परस्ती नाम के जो एक लेख है उसमें समुद्रगुप्त के जो जीवन के बारे में है वो पूरा विवरण मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे जिसने प्रयाग एवं या इलाहाबाद परस्ती लेख उत्कीर्ण किया था? तो ये जो थे वो हरिसेन जी थे, हरिसेन। इनके जो दरबारी कवि हरिसेन जी थे उन्होंने इलाहाबाद परस्ती एवं प्रयाग परस्ती दोनों को उत्कृष्ट किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो थे वो कौन सी उपाधि धारण की? तो वो हो जाएगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी? तो उनकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दूसरी राजधानी जो थी उज्जैन थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति कौन था? तो अम्रकार्दव जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमारगुप्त प्रथम जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी बने। चंद्रगुप्त प्रथम ने, मतलब कुमारगुप्त प्रथम ने मतलब कौन सी उपाधि धारण की? कुमारगुप्त प्रथम ने जो है वो महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की। चलिए, कुमारगुप्त प्रथम किस देवता के उपासक थे? कुमारगुप्त प्रथम जो थे वो कार्तिकेय के उपासक थे। कार्तिकेय शिव जी पार्वती जी के जो बड़े बेटे हैं उनको कार्तिकेय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमारगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त बना। चलिए स्कंदगुप्त के किस अभिलेख से
उसके व हुनों मतलब मल्लेच्छों के बीच हुए युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसको बोलेंगे हम भिटारी स्तंभ अभिलेख। भिटारी स्तंभ अभिलेख से जो है हमको उनके और मल्लेच्छों के बीच के युद्ध की जानकारी मिलती है। ये जो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, मतलब गाजीपुर उत्तर प्रदेश में वो अभिलेख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हुनों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? हुनो, हुनो मतलब मल्लेच्छ, हुनो का मतलब होता है मल्लेच्छ, ठीक है, मल्लेच्छ। मल्लेच्छों को पराजित करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। चलिए देखते हैं, स्कंदगुप्त ने किस मौर्यकालीन झील का पूर्ण रुद्राधार करवाया था? स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने किस मौर्यकालीन झील का रुद्राधार करवाया? तो वो हो जाएगा सुदर्शन झील। इसका सबसे पहले रुद्राधार किसने करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। और दूसरी बार स्कंदगुप्त का, तो दूसरी बार किसने करवाया? तो स्कंदगुप्त ने करवाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हो गई थी? स्कंदगुप्त की मृत्यु जो है वह 467 ईस्वी में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो पुरुगुप्त। पुरुगुप्त जो थे वो स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी बने थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासक प्रणाली जो थी वो किस प्रकार से थी? तो वो थी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्तकालीन शासन प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो वो ग्राम थी। ग्राम जो थी वो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। ग्राम मतलब गांव। जैसे अभी हम लोगों का पंचायती राज सिस्टम है ना, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड हो गया, वैसे उस टाइम का भी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? गुप्त काल में जो है राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो भूमि कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भूमि कर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? गुप्त काल में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो कौन सा था? तो वो था वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो है सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल में विष्णु। विष्णु जी जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रिय लोक देवता थे। गुप्त काल की किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं साहित्य के लिए गुप्त काल सबसे ज़्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध रहा। गुप्त काल के कला के दो प्रमुख केंद्र कौन थे? तो मथुरा व सारनाथ जो थे गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध प्रमुख केंद्र थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्तकालीन चित्रकला में के सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं? तो गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण जो है अजंता एवं बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में मिल जाएगा आपको। चलिए आगे का देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाई थी? तो गुप्त शासकों ने जो है सर्वाधिक मुद्रा स्वर्ण, सोना की जो सर्वाधिक मुद्रा वो चलाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल की मुद्राओं पर अंकित मूर्तियां का क्या स्पष्ट करती थी? सम्राटों की मनोवृत्ति। गुप्त काल की जो मुद्राएं थी उस पर जो मूर्तियां अंकित रहती थी, छपी हुई थी, वो जो थी सम्राटों की जो मनुस्मृति थी उसको स्पष्ट करती थी। गुप्त मुद्राओं का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त की किस प्रकार की मुद्रा सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो समुद्रगुप्त की जो थी गरुड़, गरुड़ वाला जो मुद्रा था ना वो सर्वाधिक लोकप्रिय था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे के सिक्के प्रचलन किया कराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने शीशे के सिक्के प्रचलन करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम जो थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त कहाँ गया? गरुड़, चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ से चलिए देखते हैं, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने ही शीशे और चांदी दोनों के सिक्के जारी किए थे। तो चांदी में भी ये हो जाएंगे और शीशे में भी ये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्तकालीन लौह कला का सर्वोत्तम उदाहरण महरौली लोहा स्तंभ। महरौली लोहा स्तंभ, महरौली लोहा स्तंभ दिल्ली किस गुप्त शासक के संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त काल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे, पाटलिपुत्र थे और एक उज्जैनी थी। चलिए गुप्त काल के दो प्रमुख विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला और नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला जो थी दो विश्व मतलब प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। चलिए अगला देखते हैं, गुप्त काल को किस भाषा में के साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा के साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला विद्वानों में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो कालिदास जी थे। कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो कालिदास जी जो थे वो सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे जो इनके दरबार में थे। संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना गया है? तो मेघदूतम को जो है संस्कृत साहित्य का
सर्वोत्तम गीत काव्य, संस्कृत शास्त्र का सर्वोत्तम गीत काव्य मतलब गाना वाला कविता, वो जो है मेघदूतम को माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। वियोग श्रृंगार की अत्युत्कृष्ट रचना मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार इनके कालिदास हैं। वियोग श्रृंगार की अत्युत्कृष्ट अत्युत्कृष्ट रचना मेघदूतम के रचनाकार जो है कालिदास जी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश मतलब हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश के रचनाकार जो हो जाएंगे नारायण पंडित जी हो जाएंगे, नारायण पंडित जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्तकालीन कथा साहित्य पंचतंत्र जिसकी गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के द्वारा दूसरा स्थान पर की जाती है के रचनाकार कौन है? देखिए, गुप्तकालीन कथा साहित्य पंचतंत्र जो है जिसकी गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल मतलब बाइबल जो है उसके दूसरे स्थान पर जो की जाती है उसके रचनाकार कौन है? तो मतलब सीधा सीधा पूछा पंचतंत्र कौन लिखा है, पंचतंत्र के कौन लिखा है? तो विष्णु शर्मा लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश, अमरकोश जो है गुप्तकालीन के व्याकरण ग्रंथ है, उनके रचनाकार जो है वो हो जाएंगे अमर सिंह हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। गुप्तकालीन के व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो चंद्र गोमीन जो है वह चंद्र व्याकरण के रचनाकार है। और अमरकोश के अमर सिंह हो जाएंगे, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा हो जाएंगे और हितोपदेश के नारायण पंडित जी हो जाएंगे। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले ना VVI क्वेश्चन सब है, ये सब आता तो आता ही है, मतलब को एक न एक क्वेश्चन फंसिया जाएगा। चलिए आप लोग अगर पूरा रट लेंगे तो कम से कम 5 नंबर तो फिक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किन्हें माना जाता है? गुप्त काल का जो है सबसे बड़ा गणितज्ञ किन्हें माना जाता है? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया और त्रिकोणमिति की आधारशिला रखी? किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया और त्रिकोणमिति की आधारशिला रखी? तो आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने ही यह फॉर्मूला दिया था त्रिकोणमिति का। और आप लोगों को तो सबको पता ही है कि आर्यभट्ट जी ही थे जिन्होंने जीरो का भी आविष्कार मतलब खोज किया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने भारतीय को गणित के दशमलव का सिद्धांत परिचित कराया? मतलब दशमलव का सिद्धांत जो था डेसिमल मतलब दशमलव का सिद्धांत उन्होंने वो भी आर्यभट्ट जी ने ही दिया। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट जी ने ही किया। भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? मतलब ज्योतिष का संस्थापक जो है वो आर्यभट्ट को ही माना जाता है। नवीनतम तथा निघंटु नवीनतम तथा निघंटु किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा धन्वंतरी जो थे वो आयुर्वेद के बहुत बड़े मतलब विद्वान थे, उन्हीं के द्वारा ये दो निघंटु और नवीनतम नाम का जो है आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ जो है रचा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस गुप्त शासक को कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है? किस गुप्त शासक को कविराज के उपनाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये किस गुप्त शासक को B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है? तो B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। कहाँ से गुप्तकालीन व्यापारिक निगमों के 274 मुहरे प्राप्त हुए हैं? कहाँ से गुप्तकालीन व्यापारिक निगमों के 274 मुहरे प्राप्त हुए हैं? तो वैशाली बिहार में जो है 274 मुहरे प्राप्त किए गए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम सेनापति जो एक प्रकांड शैव विद्वान था, तो ये हो जाएगा वीरसेन जो थे वो विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध की गुप्तकालीन 5 से 7 फीट ऊंची ताम्र मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वो हो जाएगा नालंदा बिहार से मिली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक किस गुप्तकालीन कवि की रचनाएं हैं? ये जो होगा भर्तृहरि की रचनाएं हैं। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी शासक थे। किस गुप्त शासक का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल उसे हम लोग स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध कृता
की उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए होता है। राजा राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था और ऐसे ही समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध कर्ता की भी उपाधि धारण की थी। चलिए, पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना किसने तथा कहाँ की? पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना जो है पुष्यभूति या वर्धन वंश की जो स्थापना जो है वो पुष्यभूति ने ही थानेश्वर हरियाणा में की थी। थानेश्वर हरियाणा में पुष्यभूति ने ही की थी। हर्षवर्धन कब तथा कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया था? हर्षवर्धन जो था वह 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठ गया था। चलिए, हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की सबसे पहली राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी। चलिए देखते हैं, कन्नौज का संरक्षक बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो वह कन्नौज हो जाएगा। चलिए आगे का देखते हैं, हर्षवर्धन ने अपनी समकालीन किस शक्तिशाली शासक से पराजित हुआ? मतलब हर्षवर्धन जो थे अपने समकालीन किस शक्तिशाली शासक से पराजित हुआ था? तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से जो वो पराजित हो गए थे। हर्षवर्धन की मृत्यु किस ईस्वी में हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु जो थी वह 647 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? हर्षवर्धन के शासन काल में जो भारत आने वाला चीनी यात्री था वो हेनसांग था, हेनसांग। हर्ष संवत कब प्रारंभ हुआ था? हर्ष संवत 606 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था? तो शैव धर्म का उपासक था। चलिए आगे का देखते हैं, हर्षवर्धन ने कब तथा कहाँ का प्रथम धर्म सभा का आयोजन किया था? हर्षवर्धन ने फरवरी 643 ईस्वी में कन्नौज में सबसे पहला धर्म सभा का आयोजन किया था। कहाँ किया था? तो कन्नौज में किया था, फरवरी 643 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री हेनसोंग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन कहाँ किया था? तो हेनसोंग ने बौद्ध धर्म का जो अध्ययन किया था वो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। चलिए, वातापी आधुनिक जो है अभी जो है वो बदामी के नाम से वो जगह प्रचलित है कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? वातापी के जो चालुक्य वंश थे उनके संस्थापक कौन थे? तो जयसिंह थे। चलिए, वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी ही थी। वातापी वर्तमान में भारत के किस राज्य और जिले में स्थित है? तो कर्नाटक बीजापुर नाम के जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन बना? पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट शासक थे चालुक्य वंश का, जो वातापी के चालुक्य वंश का। ठीक है, फिर आगे का देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो इसका हो जाएगा कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है वो चालुक्य वंश के अंतिम शासक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वातापी के चालुक्य शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है क्योंकि यह चालुक्य वंश के एकमात्र पराक्रमी राजा थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेगी के पूर्व चालुक्य वंश की स्थापना किसने कब तथा वातापी के किस चालुक्य शासक के शासन काल में की थी? बेगी के पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की और किसने की कब तथा वातापी के किस चालुक्य वंश के शासन में की थी? पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में की थी और विष्णुवर्धन ने 615 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेगी के चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बेगी के चालुक्यों की राजधानी बेगी में ही थी, जो एलोरा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एलोरा जगह अभी है, प्रेजेंट में प्राचीन का बेगी था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, बेगी के चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? बेगी के जो चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? विष्णुवर्धन प्रथम जो थे वो प्रथम स्वतंत्र शासक थे। समझे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरकालीन पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है जिसके समय पल्लव इतिहास का नया अध्याय आरंभ हुआ? उत्तरकालीन पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है जिसके समय पल्लव इतिहास का नया आरंभ हुआ था? सिंह विष्णु को माना जाता है, शिव विष्णु जी को माना जाता है। चलिए, पल्लव शासक सिंह विष्णु किस धर्म के अनुयायी थे? पल्लव शासक शिव विष्णु जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। क्या है, कांची के पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? कांची के पल्लव नरेश जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव एवं शैव धर्म के अनुयायी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंहवर्मन, तो वो जो है नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो ये हो जाएगा नरसिंहवर्मन ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइए आगे,
अगर आप लोग अभी तक टिके हुए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ऑन कर दें। हम जो अभी सिर्फ प्राचीन भारत कलाएं हैं, हम इसी टाइप का वीडियोस जो है वन लाइनर के फॉर्म में हम हिस्ट्री पूरा हिस्ट्री का मध्यकालीन आधुनिक भारत प्लस में ज्योग्राफी और पॉलिटी, मतलब हर सब्जेक्ट का, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब हर चीज़ का इंपॉर्टेंट वन लाइनर वन शॉर्ट रिवीजन, अगर आप वो वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। इस प्रकार का वीडियो हम लाते रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे का देखते हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के द्वारा हुआ था? तो नंदी वर्मन के द्वारा हुआ था। पल्लवों के मुख्य रूप से किस भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन दिया? तो संस्कृत। पल्लवों के मुख्य रूप से, पल्लवों ने जो है मुख्य रूप से किस भाषा को सबसे ज्यादा साहित्य को प्रोत्साहन दिया? तो संस्कृत को दिया। महेंद्र वर्धन प्रथम संगीत गुरु थे, मतलब महेंद्र वर्मन प्रथम के जो संगीत गुरु थे वो कौन थे? रुद्राचार्य थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी जो थी वो मन्नेखेत महाराष्ट्र में, अभी जो महाराष्ट्र में है मन्नेखेत में थी। चलिए मन्नेखेत महाराष्ट्र थी। चलिए राष्ट्रकूट वंश की संस्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की जो संस्थापना थी वो दंती दुर्ग ने की। राष्ट्रकूटों वंश की धार्मिक सही सहिष्णुता प्रतीक, मतलब धार्मिक सहिष्णुता की प्रतीक क्या थी? तो वो एलोरा का गुफा मंदिर हो जाएगा। राष्ट्रकूटों की जो धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था वो एलोरा का जो गुफा मंदिर है वो है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते थे। एलोरा के कुल 34 गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो 34 गुफाओं का जो संबंध है वो जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलोरा के कुल 34 गुफाओं में से अधिकांश किस धर्म से संबंधित है? 34 में से 17 गुफाएं जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। एलोरा में स्थित राष्ट्रकूट कालीन मंदिर जो 2 मंजिली ब्राह्मणी मंदिर का एकमात्र उदाहरण है, वह एकमात्र उदाहरण है, तो मतलब जो 2 मंजिली ब्राह्मण मंदिर का एकमात्र उदाहरण है। दशावतार मंदिर जो है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलोरा के दशावतार मंदिर तथा खाई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मतलब किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जिसका शासनकाल राष्ट्रकूट शक्ति, मतलब राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत चरमोत चरमोत्कर्ष माना जाता है, मतलब राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है। तो ये हो जाएगा गोविंद द्वितीय का हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का जो है अंतिम शासक कर्क द्वितीय था। कर्क द्वितीय हो जाए। किसने अंतिम राष्ट्रकूट शासक के कर्क द्वितीय का उपधस्त कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तैलप द्वितीय ने। कल्याण एवं कल्याणी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो कल्याण एवं कल्याणी जो वर्तमान में है जो बदीर कर्नाटक में स्थित है, बदीर कर्नाटक में। चलिए अगल का हम देख लेते हैं, अगल का क्वेश्चन। कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? कल्याणी के जो चालुक्य वंश थे उसका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजा था वो विक्रमादित्य षष्ठ। षष्ठ मतलब छठा विक्रमादित्य षष्ठ थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमादित्य षष्ठ का जीवन चरित्र। अरे बाप रे, के रचयिता कौन है? मतलब के रचयिता कौन है? तो विल्हन जो है वो विक्रमादित्य षष्ठ का देव चरित्र के रचयिता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस विद्वान ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा का मतलब होता है जो एक हिंदू परिवार संहिता है नाम से टीका लिखी थी? किस विद्वान ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर, मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति पर, किस विद्वान ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा, मतलब जो एक हिंदू परिवार का साहित्य है उस नाम का टीका लिखा था? तो यह हो जाएगा विज्ञानेश्वर जी जो थे उन्होंने टीका लिखा था। चलिए विल्हम एवं विज्ञानेश्वर किस चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे? तब विक्रमादित्य षष्ठ के शासनकाल में रहते थे। चलिए कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कल्याणी के चालुक्य वंश का जो सबसे अंतिम शासक था वो हो जाएगा सोमेश्वर चतुर्थ जो था वो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ये हो जाएगा नरकेसरी उपाधि धारण की। विजयालय ने नरकेसरी उपाधि धारण की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विजयलय का उत्तराधिकारी, विजयलय का जो उत्तराधिकारी है, जो चोलों का प्रथम स्वतंत्र शासक है, वो कौन है था? वो आदित्य प्रथम है। कौन है? तो आदित्य प्रथम है। चलिए आगे का देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अभी है थोड़ा सा, 1-2 पेज और है, देखते हैं। राजेंद्र प्रथम किसका उपासक था? राजेंद्र प्रथम जो था वो था शिव का उपासक था। राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? राजेंद्र प्रथम का जो उत्तराधिकारी बना तो वो राजाधिराज प्रथम बना। राजाधिराज प्रथम बना। एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो वो हो जाएगा राजाधिराज प्रथम। महान चोल मंदिर कहाँ स्थित है? यह किस शैली में निर्मित है और इसका निर्माण किस चोल शासक के द्वारा करवाया गया? ये जो है तंजावुर में स्थित है, जो तमिलनाडु में है। ये द्रविड़, इसका जो निर्माण द्रविड़ 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 मतलब इसका जो है द्रविड़ शैली में की गई थी निर्माण। द्रविड़ शैली, इसका जो निर्माण है जो द्रविड़ शैली में की गई है, द्रविड़ शैली। और ये शासक का जो नाम है वो है विजयालय, विजयालय शासक, विजयालय राजा विजयालय ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राजवंश के शासक ने द्रविड़ स्थापना कला शैली अपने विकास के चरमोत्कर्ष तक पहुंचाई? तो ये हो जाएगा चोल राजवंश के शासक ने द्रविड़ संस्थापक कला शैली की जो अपने विकास के चरमोत्कर्ष तक पहुंचाई थी। चलिए चोल मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? चोल मंदिर का जो मुख्य विशेषता है वो विशाल शिखर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोलकालीन मंदिरों का शिखर किस आकार में होता है? तो ये हो जाएगा पिरामिड के आकार में होता है। चलिए तंजौर के राजा राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजा राम प्रथम ने करवाया था। किस मंदिर के विमान मतलब होता है गर्भगृह के ऊपर बनी बहुमंजिलीय मीनार को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है? तो ये हो जाएगा तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है उसका गर्भ के ऊपर बनी हुई बहुमंजिल मीनार को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कावेरी नदी तट पर स्थित गंगैकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। फिर चोलकालीन विश्व प्रसिद्ध कांसे की बनी नटराज की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? इस मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो ये हो जाएगा, इस मंदिर का नाम हो जाएगा चिदम्बरम मंदिर जो है वो तमिलनाडु का जो चिदम्बरम मंदिर है जिसका संस्था जिसको जो है परांतक प्रथम ने राजा परांतक प्रथम है उन्होंने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन राजपूत राजवंशों का उदय हुआ उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार जो है जाएगा। सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक कौन था? तो हो जाएगा मिहिर भोज जो थे सबसे महान एवं प्रतापी शासक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएगा मिहिर भोज जो थे इसके संस्थापक थे। गुर्जर वंश के जो संस्थापक थे उन्होंने ही इसकी उपाधि धारण की थी। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? तो ये हो जाएगा वत्स्य राज जो थे वो उन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वो कौन से वंश से थे? तो वो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा यशपाल जो थे अंतिम शासक थे किसके? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के। पाल शासन काल में सब 2 प्रधान केंद्र कहाँ थे? पाल शासन काल में जो है 2 प्रधान केंद्र मुंगेर व पाटलिपुत्र में थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पल नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? पल नरेश जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट देखते हैं। पल वंश के किन शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की? पाल वंश के किस शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की? तो धर्मपाल एवं देवपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की। चलिए आगे का देखते हैं। किस पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय मिलता है? तो वो धर्मपाल को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय मिलता है। चलिए पाल वंश का सबसे
योग्य शासक किसे माना जाता है? तो पाल वंश का सबसे योग्य शासक जो है धर्मपाल को माना जाता है। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो वो देवपाल को माना जाता है। किस पाल शासक ने वर्तमान भागलपुर के कल कहलगांव के निकट कथी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल जी ने। और ये कौन है? त्रि त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर कब्जा करने की शुरुआत की थी? कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष ने कन्नौज पे कब्जा करने की शुरुआत की थी। तो कलिंग के मेघवाहन या चेंदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये मेघवाहन को माना जाता है। चलिए आगे का देख लेते हैं। कलिंग के चेंदी वंश का महान एवं एकमात्र उल्लेखनीय शासक कौन था? तो ये हो जाएगा खारवेल था। खारवेल के बारे में जानकारी एकमात्र स्रोत है हाथी गुफा शिलालेख हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? पृथ्वीराज जरासु एक रचित चंद्रबरदाही किस शासक का राजकवि था? तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान का शासक मतलब राज्य कवि था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पृथ्वीराज चौहान आ गया। चलिए चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जो गुजुराहो अभिलेख में जिसे कुरु प्रदेश के झंझावता और गुर्जरों के अग्नि के समान कहा गया है, गुर्जरों के लिए अग्नि के समान कहा गया है, वह यशोवर्मन को गुर्जरों को अग्नि के समान कहा गया है। चलिए चंदेल शासक के सैनिक राजधानी कहाँ थी? चंदेल शासकों की सैनिक राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा कालिंजर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खजुराहो के अधिकांश मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये हो जाएगा धंगदेव द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन हो जाएगा। किस सेन शासक ने अपने नाम का एक संवत चलाया था? तो हो जाएगा लक्ष्मण सेन ने अपने नाम का एक संवत चलाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल का अंतिम राष्ट्रीय हिंदू शासक किसे माना गया है? तो ये लक्ष्मण सेन को माना गया है। श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ गीत गोविंद किस की रचना है? तो जयदेव जो है उनकी रचना है। चलिए इन्होंने 9 रस दिए हैं, 9 रस, समझे? गीत गोविंद में 9 रस है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदी में भी आ जाता है कि जयदेव ने कितनी रस दिए हैं, मतलब रस जैसे श्रृंगार रस हो गया, विद्रोह रस हो गया, मतलब बहुत सारे 9 रस है टोटल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव कवि जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो ये हो जाएगा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। आर्य सप्तशती की रचना किसने की? तो ये हो जाएगा गोवर्धन जी ने की थी। जयदेव, धोई, गोवर्धन, हल्लायुद्ध किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आबू पर्वत राजस्थान, मतलब आबू पर्वत जो है वह राजस्थान पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो वो हो जाएगा बिमल शाह जी जो थे उन्होंने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस सोलंकी शासक ने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर अपने 7 पुजारियों की गजारोही मूर्तियां स्थापित की है? तो वो हो जाएगा जयसिंह सिंध राजा। ठीक है, जयसिंह सिंध राजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोलंकी वंश का सबसे योग्य एवं प्रतापी राजा कौन था? तो जयसिंह सिद्धराज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? जो हो जाएगा कर्ण द्वितीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उड़ीसा के किस शासक ने पूरे जिले समुद्र तट पर स्थित कहते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? ये नरसिंह प्रथम जी थे, वो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक व पहला स्वतंत्र शासक कौन था? वास्तविक वंश का जो पहला स्वतंत्र शासक जो कौन था वो था विष्णुवर्धन जो थे पहले स्वतंत्र शासक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन होयसल शासक महान विद्या प्रेमी तथा कला का संरक्षक था? तो ये हो जाएगा नरसिंह द्वितीय। किस होयसल शासक ने सर्वप्रथम होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्रम में स्थानांतरित की थी? तो ये हो जाएगा विष्णुवर्धन जी ने अपनी राजधानी को द्वार समुद्रम में स्थानांतरित की थी। चलिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा
में किया गया था। तो सर्वप्रथम इंडिया का प्रयोग जो है यूनानी भाषा में किया गया था। तो कौन सी भाषा में? तो यूनानी भाषा में किया गया था, यूनानी भाषा में किया गया था। चलिए, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। चलिए, भागवत धर्म का प्रथम प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो महाभारत के उपख्यान से माना जाता है। तो आज के लिए हमारा जो ये वीडियो है, हमारा जो पूरा प्राचीन जो है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास जो है आज हमारा पूरा ख़त्म हो गया। ये हमारा पूरा कंप्लीट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए, नेक्स्ट अगला वीडियो आप लोग इस वीडियो पे रिस्पॉन्स दें। आपसे बस यही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर मतलब थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।